सारे सिकवे गिले भुला के कहो, जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो, मुझको अपने गले लगा के कहो, दिल ना तोड़ोगे कसम खा के कहो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों मैं हूं पवन यादव। दोस्तों आज के इस क्लास में बताने वाले हैं लुसेंट का पेज नंबर 4, है ना। जैसे कि पेज बाय पेज लुसेंट का एमसीक्यू के रूप में आप सभी को दिया जा रहा है ना। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे लुसेंट का पेज नंबर 4। जितना भी प्रश्न होगा पेज नंबर 4 में, 0 से लेकर हीरो लेवल तक के सारे आज इस क्लास में हम लोग देखने का काम करेंगे, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी से एक हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे होंगे तो आप हमें फॉलो जरूर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, है ना। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर मैं इसी तरह के प्रश्न आपको दूंगा, है ना, आप सभी के पास तभी जाएगा जब आप हमें फॉलो करेंगे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, है ना। चलिए तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पेज नंबर 4 के वो सारे एमसीक्यू के प्रश्न जो पेज नंबर 4 में दिए गए हैं, है ना। चलिए तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके बीच, है ना, ये रहा, है ना। प्रश्न संख्या 1 कहता है अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है ना। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एपिग्राफी, न्यूमिस्मैटिक्स, पेडोलॉजी, इनमें से कोई नहीं, है ना। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है ना। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। न्यूमिस्मैटिक्स में जो है वो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है ना। सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। सिक्कों का अध्ययन, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। पेडोलॉजी में मृदा के बारे में अध्ययन किया जाता है ना। मृदा के बारे में अध्ययन किया जाता है। अभिलेख किसे कहते हैं ये भी जान लेते हैं। तो कोई भी छोटी जानकारी, है ना, कोई भी छोटी जानकारी, कोई भी छोटी जानकारी पत्थर, तांबा, स्तंभ आदि पर लिखे मिले अभिलेख कहलाता है ना। अभिलेख कहलाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभिलेख किसे कहते हैं। तो कोई भी छोटी जानकारी पत्थर, तांबा, स्तंभ आदि पर लिखे मिले क्या कहलाता है, अभिलेख कहलाता है ना। अभिलेखों का सर्वप्रथम प्रचलन
अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो राजा अशोक ने चलाया था। किसने चलाया था? राजा अशोक ने चलवाया था, है ना। अशोक ने। अशोक किस वंश का शासक है रे? तो मौर्य वंश का शासक है। किस वंश का शासक है? मौर्य वंश का शासक है। कौन? अशोक। याद रखेंगे, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। न्यूमिस्मैटिक्स में सिक्कों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में मृदा विज्ञान, मृदा के बारे में अध्ययन किया जाता है। अभिलेख किसे कहते हैं? कोई भी छोटी जानकारी पत्थर स्तंभ आदि पर लिखे मिले, क्या कहलाता है? अभिलेख। अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने चलाया? राजा अशोक ने चलाया था, है ना। किसने चलाया? राजा अशोक ने चलवाया था, है ना मेरे प्यारे भाई बहनों। चले आगे, चलिए। ओ हाँ, प्रश्न संख्या 2, है ना। समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? है ना मेरे प्यारे भाई बहनों, समुद्रगुप्त किस वंश का शासक था? पहला मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या मुगल वंश? तो ये समुद्रगुप्त जो है वो गुप्त वंश का शासक था। किस वंश का शासक था? गुप्त वंश का, है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन कहा जाता है ना। नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसने कहा? किसने कहा, है ना। किसने कहा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वीएस, है ना, वीएस स्मिथ ने कहा था, है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा? वीएस स्मिथ ने कहा था। भारत का नेपोलियन कौन है भाई? तो समुद्रगुप्त है ना। समुद्रगुप्त है। मेरे प्यारे भाई बहनों, समुद्रगुप्त को संगीत का प्रेमी भी कहा जाता है। संगीत का प्रेमी भी कहा जाता है। प्रेमी, है ना, क्योंकि इसका एक सिक्का प्राप्त हुआ है जिसमें यह बीना बजाते हुए दिख रहा है। कौन? समुद्रगुप्त। जिससे हमें यह पता चलता है कि ये जो समुद्रगुप्त है ये संगीत का प्रेमी था, है ना। चलिए, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सारे प्रश्नों का शानदार, जानदार, जबरदस्त जो है वो आपको बताया जा रहा है। देखिए, अभी बताए थे आपको भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है ना। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, बताए थे अभी। चलते आगे। अगला अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, निम्न में से रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं, है ना। निम्न में से रोमन सिक्के कहां से प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है आरिकीमेंडु पुडुचेरी से, जम्मू कश्मीर से, महाराष्ट्र से या बिहार से। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहां से प्राप्त हुआ है ना। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है अरिकमेडु, है ना। अरिकमेडु पुडुचेरी से, है ना। अरिकमेडु पुडुचेरी से इसका सही जवाब होगा। भारत में जो रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए अरिकमेडु पुडुचेरी से, है ना। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है, निम्न में से सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया? तो पहला ऑप्शन यहां पर दिया गया है आपका। पहला ऑप्शन दिया गया है यवन शासकों ने, मौर्य शासकों ने, कुषाण शासकों ने। एक ऑप्शन और दे दिया गया यहां पर, है ना। तो इसका सही जवाब होगा सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य किया वो यवन शासकों ने किया था। किसने किया था? यवन शासकों ने किया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों के द्वारा शुरू किया गया था। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है भाई, है ना। चलिए,
अगला प्रश्न है, हाँ अगला प्रश्न है आपके बीच, हाँ अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, हाथी गुफा अभिलेख में चर्चा की गई है। हाथी गुफा जो हमारा अभिलेख है उसमें क्या चर्चा किया गया है, किस राजा के बारे में चर्चा किया गया है? कलिंग राजा खारवेल के बारे में चर्चा किया गया है, रुद्रदामन के बारे में चर्चा किया गया है, गौतम बलश्री के बारे में चर्चा किया गया है, या समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा किया गया है? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग राजा खारवेल के बारे में चर्चा किया गया है ना। हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग राजा है ना, उनके बारे में चर्चा किया गया है हाथी गुफा अभिलेख में, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम बात करेंगे रुद्रदामन की, तो रुद्रदामन की जो चर्चा है वो जूनागढ़ अभिलेख में है। किस अभिलेख में है? जूनागढ़ अभिलेख में। जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ अभिलेख से हमें रुद्रदामन के बारे में पता चलता है ना। वहीं अगर गौतम बलश्री की बात करें तो इनकी चर्चा है, इनकी चर्चा है कहां पर? नासिक अभिलेख में। नासिक अभिलेख में गौतम बलश्री की चर्चा है। गौतम बलश्री की चर्चा किसमें है? नासिक अभिलेख में, है ना। और समुद्रगुप्त की अगर बात करेगा तो समुद्रगुप्त की जो चर्चा है वो प्रयाग स्तंभ अभिलेख में है। प्रयाग स्तंभ है ना, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में है, अभिलेख में है ना, प्रयाग स्तंभ अभिलेख में है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हाथी गुफा अभिलेख में किस राजा के बारे में चर्चा किया गया है? कलिंग राजा खारवेल के बारे में चर्चा किया गया है। रुद्रदामन की चर्चा जूनागढ़ अभिलेख में, जो रुद्रदामन जो राजा है इनकी चर्चा जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। गौतम बलश्री के बारे में नासिक अभिलेख में चर्चा किया गया है। समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा प्रयाग स्तंभ अभिलेख में किया गया है। याद रखिएगा, सारे के सारे प्रश्न जो है ये अपने आप में ब्रांड है। करोड़ का ये प्रश्न है, 1 करोड़ का। कौन बनेगा? करोड़पति। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे के सारे प्रश्न 1 करोड़ के हैं, इसलिए इन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए, तो ये कंप्लीट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या है, हाँ प्रश्न संख्या है 7, है ना। प्रश्न संख्या 7वां कहता है, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में चर्चा की गई है। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा के बारे में चर्चा किया गया है? पहला ऑप्शन है स्कंदगुप्त, बंगाल शासक विजयसेन, प्रतिहार नरेश, या पुलकेशिन द्वितीय, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जल्दी से बताएंगे, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त, है ना। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा किया गया है ना। इस तरह से 7 का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा किया गया है ना। वहीं अगर बंगाल शासक विजयसेन की बात करें तो बंगाल शासक विजयसेन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका जो चर्चा किया गया है वो चर्चा किया गया है देवपाड़ा अभिलेख में, है ना। देवपाड़ा अभिलेख में। देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन के बारे में जानकारी देता है ना। विजयसेन के इतिहास की जानकारी देता है कौन? देवपाड़ा अभिलेख। अगर बंगाल शासक विजयसेन के बारे में या बंगाल शासक विजयसेन के समय के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करना होगा आपको, तो आपको देवपाड़ा अभिलेख को पढ़ना होगा, जानना होगा, है ना। तभी आप बंगाल के शासक विजयसेन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रतिहार नरेश भोज, है ना, इनकी जो चर्चा की गई है वो ग्वालियर अभिलेख में चर्चा किया गया है। ग्वालियर, है ना, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, है ना। प्रतिहार नरेश भोज
के बारे में चर्चा ग्वालियर अभिलेख में किया गया है ना। ग्वालियर अभिलेख में किनके बारे में? प्रतिहार नरेश भोज। इनके बारे में अगर इतिहास जानना होगा आपको तो पढ़ना पड़ेगा आपको या जानना होगा ग्वालियर अभिलेख। वहीं अगर पुलकेशिन टू की बात करेंगे तो पुलकेशिन टू की इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त जो होती है वो होती है ऐहोल अभिलेख से। कौन से अभिलेख से? ऐहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन टू की जानकारी प्राप्त होती है ना। ऐहोल अभिलेख से पुलकेशिन टू की जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां जल्दी से क्लियर करेंगे कि भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख में किस राजा के बारे में चर्चा किया गया है? तो स्कंदगुप्त के बारे में चर्चा किया गया है। बंगाल शासक विजयसेन की चर्चा देवपाड़ा अभिलेख में किया गया है। प्रतिहार नरेश भोज की चर्चा ग्वालियर अभिलेख में किया गया है। पुलकेशिन टू की चर्चा ऐहोल अभिलेख में किया गया है। सारे के सारे प्रश्न कसम घुंघरू की झंकार की 1 करोड़ के हैं। याद रखना भाई, याद रखना। पेज नंबर 4 के सारे प्रश्नों का निचोड़ होगा आज के इस लाइव क्लास में। कसम घुंघरू की झंकार की एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपको लुसेंट का पेज नंबर 4 देखने की भी आवश्यकता नहीं है। लुसेंट से थोड़ा बढ़कर हम देने का काम कर रहे हैं आपको इस क्लास में, है ना। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है पंचायतन शब्द संबंध रखती है। ये जो पंचायतन शब्द है ये किससे संबंध रखती है? मंदिरों से, घरों से, मस्जिदों से, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पंचायतन शब्द जो है वो मंदिरों से संबंध रखती है ना। मंदिरों से संबंध रखती है ना। ये जो संबंधित है ये मंदिर, है ना, ये जो संबंधित है ये मंदिर रचना शैली से संबंधित है। मंदिर रचना शैली, है ना, मंदिर रचना शैली से संबंध है ना। पंचायतन किससे संबंध रखता है? तो मंदिर रचना शैली से संबंध रखता है ना। मंदिर रचना शैली से संबंध रखता है ना। पंचायतन, ये जो पंचायतन है ये मंदिर रचना शैली से संबंध रखती है ना। इसमें क्या होता है ना कि ये मंदिर है और इस मंदिर के चारों ओर छोटे छोटे मंदिर हैं, है ना। इस तरह की मंदिरों के आकृति को पंचायतन शैली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पंचायतन शैली कहा जाता है। ये बड़ा मंदिर है भैया, ये बड़ा मंदिर है और इस मंदिर के चारों ओर छोटे बड़े मंदिर हैं। इस तरह की शैली को पंचायतन शैली कहा जाता है जो मंदिर से संबंध रखती है ना। ये मंदिर है और इस मंदिर के चारों ओर छोटे बड़े मंदिर घेरे हुए हैं, है ना। इस तरह की आकृति को या इस तरह की शैली को, इस तरह के प्रचलन को बोलते हैं पंचायतन। वो दिक्कत जो मंदिरों से संबंध रखती है ना। ये बात क्लियर हुआ? चलिएगा आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दक्षिण भारत की मंदिरों की कला शैली है। दक्षिण भारत की जो मंदिर है उनकी कला शैली क्या है? पहला ऑप्शन दिया गया है नागर शैली, वेसर शैली या द्रविड़ शैली। तो इसका सही जवाब होगा कि दक्षिण भारत के जो मंदिर बने हैं वो द्रविड़ शैली के बने हैं। तो कोई मेरे दीवानों को क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में बने हुए हैं तो आपको बोलना है दक्षिण भारत के मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। किस शैली में? द्रविड़ शैली में। वहीं अगर नागर शैली की बात करेगा तो नागर शैली में उत्तर भारत के मंदिर बने हुए हैं, है ना। उत्तर भारत के मंदिर, उत्तर भारत के मंदिर बने हुए हैं, है ना। उत्तर भारत के मंदिर जो है
वो नागर शैली से बने हुए हैं और दक्षिण भारत के मंदिर द्रविड़ शैली से बने हुए हैं। किस शैली से? द्रविड़ शैली से, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, यही क्लियर करते हैं, इन दोनों के मिश्रण से जिस मंदिर का निर्माण होता है उसे बेसर शैली कहा जाता है ना। मिश्रण से, मिश्रण, है ना। कुछ भाग नागर शैली के भी होंगे और कुछ द्रविड़ शैली के होंगे। माना कि ये मंदिर बना रहे हैं, है ना, ये मंदिर बना रहे हैं, तो इस मंदिर में कुछ कलाकृतियां नागर शैली की भी होंगी और कुछ कलाकृतियां द्रविड़ शैली की होंगी। ये दोनों के मिश्रण शैलियों को ही बोला जाता है वेसर शैली, है ना, वेसर शैली। कोई दिक्कत नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे भाई बहनों, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इतिहास का विभाजन कितने भागों में किया गया? क्या 4 भागों में, 5 भागों में, 3 भागों में या 2 भागों में? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना। कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन है भाई? तो प्राक ऐतिहासिक काल, प्राक ऐतिहासिक काल, है ना, प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा कौन है? आग ऐतिहासिक काल, आग ऐतिहासिक काल। और तीसरा कौन है भाई? तो तीसरा है आपका ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका जो है वो वीडियो बना दिया गया है, आप हमारे YouTube चैनल पीसी ऑनलाइन क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, है ना। तो इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन? प्राक ऐतिहासिक काल, दूसरा आग ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य के पास पढ़ने और लिखने, है ना, पढ़ने और लिखने की कला मौजूद नहीं थी, है ना। प्राग ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य के पास पढ़ने और लिखने की कला मौजूद नहीं थी, उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है ना। वहीं अगर आग ऐतिहासिक काल की बात करें तो आग ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य के पास पढ़ने और लिखने की कला, पढ़ने और लिखने की कला क्या थी? मौजूद थी, पर मनुष्य जो है वो पढ़ और लिख नहीं पाया। उस काल को आग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य के पास पढ़ने की कला और लिखने की कला मौजूद है, उस काल को, सॉरी, जिस काल में मनुष्य के पास पढ़ने और लिखने की कला क्या है? मौजूद है, पर मनुष्य जो है वो पढ़ और लिख नहीं पाया, उस काल को आग ऐतिहासिक काल कहा जाता है ना। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। इस काल से सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है ना। सिंधु घाटी जो सभ्यता है वो आग ऐतिहासिक काल से संबंध रखती है ना। किस काल से संबंध रखती है? आग ऐतिहासिक काल से। वही ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल हम उस काल को कहते हैं जिस काल में मनुष्य के पास पढ़ने लिखने तथा समझने, पढ़ने लिखने तथा समझने, जिस काल में मनुष्य के पास पढ़ने की कला मौजूद है, लिखने की कला मौजूद है तथा समझने की कला मौजूद है, उस काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल कहा जाता है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, है ना। थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पूरा डिटेल से बता रहे हैं भैया। बहुत सारे प्रश्नों का जवाब यहीं पे मिल जा रहा है इस छोटे से प्रश्न में, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानी मानव
होमोसेपियंस का प्रवेश धरती पर कब हुआ, है ना। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ था? 30 से लेकर 40 साल पहले, 30,000 से 40,000 साल पहले, 10,000 से 20,000 साल पहले, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर लगभग 30,000 से 40,000 साल पहले माना जाता है। याद रखना इस बात को, है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला है बहुत अज्ञा का आविष्कार। इसको आग भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। आग का आविष्कार किसने किया था? जावा मानवों ने, नवपाषाण काल के लोगों ने, दोनों ने, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आग का आविष्कार जो है वो जावा मानवों ने किया था। किसने किया था? जावा मानवों ने किया था। लेकिन किस काल के लोगों ने किया था? तो नवपाषाण काल के लोगों ने आग का आविष्कार किया था, है ना। नवपाषाण काल के लोगों ने ही आग का आविष्कार किया था, है ना। लेकिन पूछेगा किस मानव ने किया था? जावा मानव ने किया था। किस काल के लोगों ने किया था? तब बोलना है नवपाषाण काल के लोगों ने ही आग का आविष्कार किया था, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, नवपाषाण काल में, नवपाषाण, है ना, नवपाषाण काल में, है ना, कृषि का आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? कृषि का आविष्कार हुआ। पहिया का आविष्कार हुआ, है ना। पहिया का आविष्कार हुआ था, याद रखना, है ना। नौ पाषाण का मतलब क्या जाता है रे? तो पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, है ना। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। और नव का मतलब नए पत्थर। नए पत्थर के समय को नवपाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल के लोगों ने ही आग का आविष्कार किया था। लेकिन किस मानवों ने किया था? तो आग का आविष्कार जावा मानवों ने किया था। नवपाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ, लोग घर बनाकर रहना सीख लिए, लोग अब नए नए पत्थरों से पशुओं को मारने का काम करेंगे, है ना। तो इत्यादि संसाधनों का आविष्कार नवपाषाण काल के लोगों ने किया था। इसीलिए इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। नवपाषाण क्रांति की संज्ञा दी है। चलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया? मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया था? तांबा का, सोना का, चांदी का या टीना का? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का उपयोग किया था, क्योंकि एक काल आया था ताम्रपाषाण काल, है ना। ताम्रपाषाण काल, ताम्र से हो जाएगा तांबा, है ना, और पाषाण का अर्थ हो जाएगा पत्थर, है ना। अब ताम्रपाषाण काल के जो लोग हैं वो तांबा प्लस पत्थर को मिलाकर नुकीले हथियार बनाना क्या कर दिए? शुरू कर दिए। नुकीले हथियार, है ना। ताम्रपाषाण काल के लोगों ने नुकीले हथियारों को बनाना शुरू कर दिया। किसको मिलाकर? तांबा को मिलाकर और पत्थर को। तांबा प्लस पत्थर के मिश्रण से जो हथियार बनता था वो बहुत नुकीला होता था और पशुओं के मारने और पृथ्वी को खोदने में इसका उपयोग किया जाता था। कौन करते थे? ताम्रपाषाण काल के लोग करते थे, है ना। इसीलिए इसको तांबा प्लस पत्थर का समय माना जाता है, तांबा प्लस पत्थर का काल माना जाता है। इसलिए इस पृथ्वी पर मानव ने अगर सबसे पहले किसी धातु का उपयोग किया था तो वो था कौन? तांबा धातु, है ना, तांबा। लेकिन अगर बोलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सी धातु प्रचलित थी, बता देते हैं आपको। सिंधु घाटी सभ्यता में
सभ्यता में कौन कौन धातु प्रचलित थी? कौन कौन धातु प्रचलित थी? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका ट्रिक है ना, इसका ट्रिक है सोचता सीटी, है ना, सोचता सीटी। सोचता सिटी के माध्यम से आप जान सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी धातु प्रचलित थी। सो से हो जाएगा सोना, च से हो जाएगा चांदी, त से हो जाएगा तांबा, सी से हो जाएगा सीसा और टी से हो जाएगा टीना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सिंधु घाटी सभ्यता में यह धातु प्रचलित थी, सोना, चांदी, तांबा, सीसा और टीना, है ना। चलिए, ये प्रश्न भी क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कृषि का आविष्कार किस काल में माना जाता है? नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में या निम्न पुरापाषाण काल में? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में माना जाता है ना। चलिए आगे, अगला प्रश्न है कृषि का प्रथम उदाहरण प्राप्त होता है कहां से? कालडीहवा से, लोथल से, कालीबंगा से या मेहरगढ़ से, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब क्या होगा? इसको थोड़ा सुधारेंगे, कोल, है ना, कोल डिहवा, ये होगा, है ना, कोल डिहवा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कृषि का प्रथम उदाहरण हमें कहां से प्राप्त होता है? तो इसका प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है ना। कहां से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से। इसको स्टार्ट करो जी, मेहरगढ़ से प्राप्त होता है ना। कृषि का प्रथम उदाहरण हमें कहां से प्राप्त होता है? मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, याद रखेंगे, है ना। कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जूते हुए खेत, है ना। और लोथल को बंदरगाहों का नगर कहा जाता है, बंदरगाहों का नगर कहा जाता है ना। कालीबंगा कहां है भाई? ये राजस्थान में है, राजस्थान में है कालीबंगा। और लोथल कहां है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। तो चले जाए आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला 1863 में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की, है ना। 1863 में पुरापाषाण काल के औजारों की खोज किसने किया था? पहला ऑप्शन जॉर्ज, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया जी, ये हो जाएगा रॉबर्ट, है ना, रॉबर्ट ब्रूस फुट, है ना, ये होगा इसका सही जवाब, है ना। तो 1863 में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था, है ना। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, किसकी खोज की? हड़प्पा की। राखालदास बनर्जी ने, तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था, मोहनजोदड़ो का खोज किया था। कौन? राखालदास बनर्जी ने किया था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 1863 में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था, है ना। किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। चलिए आगे, अगला मेरे प्यारे भाई बहनों, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा को, लोथल को या कालीबंगा को? तो इसका सही जवाब होगा मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, क्योंकि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी, खुदाई जब हो रही थी, तो यहां पर नर कंकाल के साक्ष्य मिले हैं, नर कंकाल, है ना। यही नर कंकाल के साक्ष्य होने के कारण मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है ना।
जब मोहनजोदड़ो की खुदाई की जा रही थी तो वहां पर बड़े मात्रा में नर कंकाल के साक्ष्य मिले, हड्डियां मिली, जिसके कारण इतिहासकारों ने इसे मृतकों का टीला कह दिया। किसको? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज कौन किया था? रखाल दास बनर्जी ने किया था। रखाल दास बनर्जी ने किया था। बनर्जी ने किया था। कब किया था? 1922 में किया था, याद रखेंगे, है ना। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में किया था, है ना। हड़प्पा, हड़प्पा, हड़प्पा। चलिएगा आगे। अगला क्वेश्चन है, असम में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि कौन है? पहला ऑप्शन है यहां पर, यह भी ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यह होगा श्वेतंबु गिब्बन, है ना। ऑप्शन नंबर ए। होमोसेपियंस लंगूर या बंदर? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेतंबु गिब्बन जो है वो असम में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है ना। याद रखिएगा इसको भी। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी, इसका संबंध किस संस्कृति से है? पहला ऑप्शन हड़प्पा सभ्यता, जोरवे संस्कृति, चीनी सभ्यता या मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो इसका जो संबंध है वो जोरवे संस्कृति से, है ना। इनाम गांव ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती थी जो जोरवे संस्कृति से संबंध रखती है। किस संस्कृति से? जोरवे संस्कृति से संबंध रखती है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 21, भीमबेटका पुरातात्विक स्थल कहां है? ये जो भीमबेटका पुरातात्विक स्थल है ये कहां है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान। तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां? मध्य प्रदेश में। गुफा चित्र पाए गए हैं यहां से। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई बहनों, सिंधु घाटी सभ्यता का उदय माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म कब हुआ था? 2500 ईसा पूर्व में, 1750 ईसा पूर्व में, 2350 ईसा पूर्व में, इनमें से सभी, है ना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों 2500 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का उदय माना जाता है। कहीं कहीं पुस्तकों में 2350 भी दिया गया है, इसलिए इसका आंसर ए एंड सी सही होगा। 1750 में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। सभ्यता का पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कब हो गया? 1750 में हो गया था, है ना। 1750 ईसा पूर्व में, याद रखेंगे। 1750 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया, है ना। याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय 2500 ईसा पूर्व माना जाता है, 2350 ईसा पूर्व भी माना जाता है, 2250 ईसा पूर्व भी माना जाता है। कोई फिक्स निर्धारण डेट नहीं है, लेकिन सर्वाधिक मान्य डेट जो है वो है 2500 ईसा पूर्व, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, कार्बन C14 है, तिथि निर्धारण उपकरण है, जन्म निर्धारण उपकरण है, पुराने वस्तुओं की तिथि निर्धारण उपकरण है, इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, C कार्बन 14 एक ऐसा वैज्ञानिक उपकरण है, ये बताता है कि कोई भी पुरातात्विक स्रोत या कोई भी पुराने संसाधन कितनी पुराना है उसके बारे में बताता है। कौन? C कार्बन 14। माना कि ये पृथ्वी है और यहां से पाया गया एक रॉड, है ना, और इस रॉड के बारे में हमको ये नहीं पता है कि ये कितनी साल पुरानी है, तो इसके बारे में जानकारी देता है कौन? C कार्बन 14, है ना। ये एक वैज्ञानिक उपकरण है। इस उपकरण के माध्यम से हमें यह पता चल पाएगा
कि ये रॉड जो है ये कितनी साल पुरानी है ना। तो पुराने संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है हमको सी कार्बन 14 से। चलिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 24, सी कार्बन 14 की खोज की थी वीएफ लिबी ने, जॉन मार्शल, मॉर्टिमर व्हीलर, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सी कार्बन 14 की जो खोज है वो वीएफ लिबी ने किया था। किसने किया था? वीएफ लिबी ने। चलिए जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? पुरापाषाण काल से, ऐतिहासिक काल से, आर्घ ऐतिहासिक काल से? तो इसका सही जवाब होगा 25 का सी, आर्घ ऐतिहासिक काल से संबंध रखती है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले ही बताए थे। चलिएगा आगे, अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी थे द्रविड़ थे, भूमध्य सागरीय थे, दोनों थे? इसका सही जवाब होगा दोनों, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग हैं वो द्रविड़ जाति के भी थे और भूमध्य सागरीय जाति की भी थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारे प्रश्नों का शानदार जानदार डिक्लेरेशन कर दिया गया, है ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी को अगर हमारा ये बात समझ में आया होगा, ये सारे प्रश्न अगर बेहतर समझ में आया होगा, तो आप लोग हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो और हमारे पीसीए ऑनलाइन क्लास जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करें मेरे प्यारे भाई बहनों, और भर भर के शेयर करें, है ना। पुनः मिलते हैं लुसेंट के पेज नंबर 5 के प्रश्नों के साथ। आज हम लोग लुसेंट का पेज नंबर 4 के सारे प्रश्नों का निचोड़ देखे। जीरो से लेके हीरो लेवल तक के प्रश्न जो हैं वो आज के इस क्लास में बताया गया। पुनः मिलते हैं हम लोग लुसेंट के पेज नंबर 5 के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत।